नमस्कार, मैं डॉक्टर बिंदु भसीन, सह आचार्य इतिहास विभाग, डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज मैं बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को पेपर प्रथम के बाबर के जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ है उसमें उसकी विजय के कारणों पर और उस पानीपत युद्ध के क्या परिणाम निकले इस पर अपना व्याख्यान दूंगी। इससे पहले वाले व्याख्यान में मैंने पानीपत के प्रथम युद्ध के कारणों पर प्रकाश डाल दिया था। बाबर की कैसी व्यू रचना रही, किस तरह से घमासान युद्ध हुआ और किस तरह से बाबर को विजयश्री मिली थी, इस पर मैं अपना व्याख्यान दे चुकी हूँ। तो बाबर की विजय के कारणों पर अगर हम चर्चा करें तो पहले सबसे हमें लगता है कि जिसकी बात हमें करनी चाहिए तो वो है बाबर की रण कुशलता। बाबर एक पराक्रमी योद्धा और कुशल सेनानायक था। उसे रण क्षेत्र और युद्ध कला का अच्छा अनुभव था। वह एक कहते हैं जन्मजात ही सैनिक था जिसे युद्ध के सभी दाव पेचों की पूरी जानकारी थी। युद्ध की नवीनतम प्रणालियों का उसे पूरा ही ज्ञान था। बाबर को कहते हैं विपदाओं यानी कि मुश्किलों के विद्यालय में ही शिक्षा मिली थी। इस चीज को हमने बाबर के प्रारंभिक जीवन के समय में पढ़ लिया है। बाबर द्वारा तोपखाने का प्रयोग शक्तिशाली तोपखाना है वो बाबर की विजय का एक महत्वपूर्ण कारण बन गया था। बाबर का आग उगलने वाला जो तोपखाना था वो इब्राहिम लोदी की सेना के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। प्रोफेसर रशब्रुक विलियम्स ने लिखा है कि यदि बाबर के पास सफलता प्राप्त करने का कोई साधन था तो वह केवल उसका शक्तिशाली तोपखाना ही था। तोपखाने का प्रयोग भारत में सबसे पहले बाबर ने ही किया था। बाबर की वैज्ञानिक पद्धति, उसकी अनुशासित सेना भी उसकी विजय का एक कारण बनी है कि उसके द्वारा वैज्ञानिक युद्ध पद्धति को अपनाना जो उसने मध्य एशिया के लोगों से सीखी थी उसके कारण उसे इस पानीपत के प्रथम युद्ध में विजयश्री हाथ लगी थी। उसके सैनिक तुलगुमा शैली में निपुण थे। बाबर के सैनिक प्रशिक्षित, अनुशासित और श्रेष्ठ अश्वारोही थे। तुलुगुमा पद्धति क्या है कि इसमें शत्रु पक्ष के दाईं और बाईं भाग से चक्कर लगाकर उसको तीन तरफ से घेर लिया जाता है और चौथी सामने यानी कि सामने से शत्रु सेना पर वैसे ही आक्रमण चल रहा होता है। तो यह है तुलुगुमा पद्धति। बाबर के सैनिकों की निष्ठा भी रही है। बाबर के सैनिकों में वीरता के साथ साथ अपने नेता के लिए सब कुछ न्योछावर करने की भी भावना थी। बाबर के प्रति उनमें निष्ठा, श्रद्धा, सहानुभूति थी। इसके विपरीत अफगानों में फूट थी। अनेक अफगान लोधी सुल्तान का विनाश चाहते थे और प्रत्यक्ष और गुप्त रूप से बाबर के पक्ष में मिले हुए थे। इब्राहिम लोदी में कहते हैं सैन्य गुणों का अभाव रहा है। इब्राहिम में व्यक्तिगत साहस और शौर्य की तो कहते हैं कोई कमी नहीं थी, लेकिन बाबर ने लिखा है कि वह एक अनुभवहीन नव युवक था जिसने सेना को किसी प्रकार का भी अनुभव नहीं कराया था, जैसे कि न आगे बढ़ने का, न खड़े रहने का, न युद्ध करने का। कहते हैं इब्राहिम में जोश तो पूरा था परंतु होश की कमी थी। इसलिए वह युद्ध में पिल पड़ना तो जानता था लेकिन सैन्य संचालन द्वारा युद्ध को जीतना उसके वश की बात नहीं थी। कहते हैं इब्राहिम की युद्ध सामग्री का भी पुराना होना, इब्राहिम के सैनिकों की युद्ध सामग्री भी पुरानी थी, युद्ध करने का तरीका भी पुराना था। उनके भाले, तलवार, तीर कमान सब बाबर के तोपखाने के सामने ठहर नहीं सके थे। इब्राहिम की सेना के जो हाथी थे वो तोपों की भयंकर गोलाबारी जब हो रही है तो इतना घबरा जाते थे कि अपनी ही सेना को उन्होंने रौंदना शुरू कर दिया था। इब्राहिम की अन्यायपूर्ण नीति भी रही है कि वह बहुत घमंडी और दुराचारी व्यक्ति था। उसने अपनी अन्यायपूर्ण नीति, विवेकहीनता से अनेक अफगान सरदारों को अपना शत्रु बना लिया था। वह अपनी कठोरता और उद्दंड नीति के कारण प्रजा और सरदारों में अलोकप्रिय हो गया था। वह अपने धन के द्वारा अनेक सैनिकों को अपनी सेना में मिलाकर मुगल सैनिकों को मनोवैज्ञानिक रूप से भी कहते हैं कि आतंकित कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसकी पराजय होना तो स्वाभाविक था। गुप्तचर व्यवस्था की बात करें तो बाबर ने गुप्तचर व्यवस्था पर पूरा ही ध्यान दिया था, जबकि लोधी सुल्तान ने इस अंग पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। यही कारण है कि जहां बाबर को इब्राहिम लोदी के सैन्य संगठन के सभी समाचार मालूम थे,
वहाँ बाबर की मोर्चाबंदी का लोधी सुल्तान को कुछ भी पता नहीं था। इब्राहिम लोदी की अदूरदर्शिता भी बाबर की विजय का एक कारण बन गई। बाबर के आक्रमण के समय उसने दौलत खां, आलम खां, राणा सांगा आदि से किसी प्रकार की भी मैत्री संधि नहीं की थी और न ही उसकी सैनिक सहायता प्राप्त की थी। कहते हैं अगर उसने इस तरह से पत्राचार या साक्षात रूप से मिला होता और इनसे मैत्री संधि कर ली होती तो शायद स्थिति कुछ दूसरी होती। और साथ में ही कहते हैं कि न ही उसने उनकी सैनिक सहायता प्राप्त की और इसके अतिरिक्त उसने यह भी भूल कर दी थी कि बाबर को पानीपत के रण क्षेत्र तक सरलता से आने दिया था, जबकि उसे क्या चाहिए था कि बाबर को पंजाब से ही परास्त कर भारत से बाहर खदेड़ देता। तो इस तरह से ये सब कारण तो जो थे वो बाबर के पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय के कारण रहे हैं। लेकिन अब पानीपत के युद्ध के परिणामों की अगर हम चर्चा करें तो कहा जा सकता है कि लोधी वंश का अंत हो गया इस युद्ध के द्वारा। कि लोधियों की सैन्य शक्ति तो कहते हैं पूर्णतः छिन्न-भिन्न हो ही गई थी। उनका राजा इब्राहिम लोधी अपने 20,000 सैनिकों सहित युद्ध क्षेत्र में भी मारा गया था। लेन पुल का कहना है कि पानीपत का प्रथम युद्ध दिल्ली के अफगानों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ था। इसमें उनका राज्य और शक्ति संपूर्ण नष्ट हो गई थी। एक कहते हैं नए राजवंश की स्थापना हुई। इस युद्ध ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाल दी थी। डॉक्टर त्रिपाठी का यह मूल्यांकन उचित ही है कि पानीपत की लड़ाई से बाबर के भारत विजय की दूसरी मंजिल पूरी हुई थी। इससे लोधी वंश का तो जो भाग्य सूर्य है उसी प्रकार अस्त हुआ था जिस प्रकार उसके पूर्वज तैमूर के हाथों तुगलक वंश का अंत हुआ था। बाबर के प्रभुत्व और शक्ति में भी वृद्धि हुई थी। इब्राहिम लोदी को परास्त करने के बाद बाबर ने दिल्ली और आगरा पर अपना आधिपत्य तो स्थापित कर ही लिया था। भारतवर्ष में बाबर को अपार धनराशि भी प्राप्त हुई जिसमें कहते हैं प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी था, जिसका मूल्य कहते हैं सारे संसार के दैनिक व्यय का यानी कि दैनिक खर्च का आधा समझा जाता था। बाबर के दुर्दिनों का अंत किस तरह से हुआ? प्रोफेसर रशब्रुक विलियम कहते हैं कि इस युद्ध में विजय होने से बाबर के जो हैं इधर उधर भटकने के दिन बीत गए। उसे अब अपने प्राणों की रक्षा के लिए चिंतित होने की जरूरत नहीं रही थी। उसे तो अब राज्य विस्तार के लिए युद्ध योजनाओं में शक्ति लगानी थी। धन्यवाद।